सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। क्या आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। Am I audible now? Yes sir. यस सर। ओके, तो चलिएगा, आज जो हम डील करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का टॉपिक। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते चलेंगे और उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उसको हम डील करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये नीट 2021 में पूछा गया था। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। देखिए, स्मूथ मसल्स के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं जानकारी साथ साथ में देता रहूंगा। लेकिन यहाँ देखिएगा पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बेसिकली इनकरेक्ट है स्मूथ मसल के रिगार्डिंगली। तो चलिएगा, चारों की चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़ें और साथ साथ में उसका आंसर भी मुझे बताते चलिएगा वन बाय वन। देखिए, पहली स्टेटमेंट है दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशन। सेकंड, they are involuntary muscles. Third, communication among the cells are performed by intercalated disc. And last is these muscles are present in the walls of blood vessel. देखिएगा, हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट इन चारों में से कौन से वाली है। तो एक बार पढ़ लें और फिर आंसर मुझे बताएं। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करें, ट्राई करें कि आंसर क्या होगा। तो चलिए आंसर बताएंगे। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। वन बाय वन एक एक कर आंसर बताते चलना, सभी के सभी लोग। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनन्या पांडे। चलिए कोई बात नहीं, सी। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से आंसर बता दें। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बोल दें नहीं आ रहा है सर, वी विल क्लियर दी डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता देता हूं। देखिए, स्मूथ मसल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो स्मूथ मसल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, स्मूथ मसल्स बेसिकली आपके पास नॉर्मली मस्कुलर टिश्यू की एक कैटेगरी है। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आती है? मस्कुलर टिश्यू की कैटेगरी में आती है। देखिए, इन मस्कुलर टिश्यू का जो हिस्सा है जहां पर हम स्मूथ मसल के बारे में डील करते हैं, तो स्मूथ मसल की एक खासियत होती है कि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो फ्लैटन टाइप के होते हैं। कुछ आपके पास इस तरह के फ्लैट सेल, या आप ऐसा समझ लें जैसे हमने स्क्वेमस टाइप के सेल पढ़े होते हैं, तो उसी तरह के सेल यहां पर मौजूद होते हैं। मीन बाय एक तरह से स्ट्रेच्ड हो गया सेल, कैसा है? स्ट्रेच्ड नजर आ रहा है, और एक तरह से कंप्रेस्ड भी नजर आ रहा है। और देखिए, दोनों एंड को अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको पॉइंटेड नजर आ रहे हैं, आइदर साइड के ऊपर पॉइंटेड एंड्स है, और बीच में एक सेंट्रली प्लेस्ड आपके पास न्यूक्लियस नजर आएगा। अब जरा ध्यान दो, अगर मैंने ये कहा कि आपको जो सेल है वही आपके पास कुछ तरह से कंप्रेस्ड नजर आ रहा है, कोई आपको फाइबर एज सच यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो हमारे को पता ये है कि जब हमने स्केलेटल मसल के बारे में डील किया होता है, तो स्केलेटल मसल में मायोसिन एंड एक्टिन दो तरह के फिलामेंट मौजूद होते हैं। ये प्रोटीनियस फिलामेंट है, और प्रोटीन के लिए दूसरा वर्ड हम फाइबर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या लिखा है। ये जो स्मूथ मसल होती है, क्योंकि इसके अंदर मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको नॉन स्ट्राइटेड वर्ड यूज किया जाता है। नॉन स्ट्राइटेड मसल होती है, याद करके चलिएगा।
स्मूथ मसल में क्योंकि मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट ज्यादातर मौजूद नहीं, ज्यादातर क्या मैक्सिमम 99% आपके पास मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो मसल है वो नॉर्मली आपके पास उन जगहों पर मिलती है जहां पर एक्चुअली में हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारी बॉडी का जितना भी इंटरनल सिस्टम है, चाहे वो हमारा विसरा हो, जीआईटी हो, कोई भी इंटरनल पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन, उन सभी ऑर्गन में जो आपको मसल नजर आएगी वो आपके पास मेनली स्मूथ मसल ही है। अब देखो, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर हमारा तो कोई कंट्रोल होता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल ऑर्गन में पाई जाने वाली ये जो स्मूथ मसल होगी, ये एक तरह से इनवॉलेंट्री एक्ट करती है। इनवॉलेंट्री का मतलब वो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती हैं, वो इनवॉलेंट्री कहलाती हैं। अब ध्यान रख के चलना है कि आपके पास स्मूथ मसल एक तरह की इनवॉलेंट्री मसल इसीलिए है क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन में है, और इंटरनल ऑर्गन के ऊपर, उनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर हमारा कोई एज सच कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। अब देखो, इंटरनल पार्ट में हर कुछ आएगा, चाहे हो हार्ट हो, लंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ब्लड वेसल होती हैं, चाहे आपके पास कार्टिलेज है, बोन है, हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देकर चलना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मूथ मसल है वो आपके पास एक तरह की ऐसी मसल है जो आपके पास इनवॉलेंट्री है, और सेकंड आपके पास में नॉन स्ट्राइटेड है, having the particular cells that are stretched and compressed and uninucleated आपके पास सेल है। अब देखिए, सेल का जो साइज है वो आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आया, मीन बाय इसके इनसाइड में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम है। साइटोप्लाज्म क्या रहेगा, रिड्यूस्ड क्वांटिटी में ही रहता है। इससे एक चीज और समझ आती है, ये आपके पास कोई भी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी नहीं रखेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही कम है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। अब आप यहां पर सोच के चलिए कि मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई एक बार, तो इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए, तो पहली ऑप्शन को देखकर चलते हैं। लिखा है दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशन, तो बिल्कुल सही बात है कि स्ट्राइएशन तो नहीं होती है। मीन बाय ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, चलेगा। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है, ये याद रखना है, चलिएगा। सेकंड है आपके पास दे आर इनवॉलेंट्री मसल है, बिल्कुल सही बात है, ये इनवॉलेंट्री मसल ही है क्योंकि हमने कहा हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है, चलेगा। थर्ड, कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स आर परफॉर्म्ड बाय इंटरकलेटेड डिस्क। देखिए, ये जो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं ये आपके पास मिलती हैं कार्डियक मसल में। किसमें मिलती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन दी कार्डियक मसल। देखिए, मस्कुलर टिश्यू में तीन तरह की मसल आती है, एक आपके पास स्मूथ मसल है जो हमने अभी अभी डील की, सेकंड आती है आपके पास स्केलेटल मसल, और तीसरी आती है आपके पास कार्डियक मसल। ये जो स्केलेटल मसल है और कार्डियक मसल है, ये दोनों की दोनों आपके पास स्ट्राइटेड मसल होती हैं। कैसी मसल होती हैं, दीज आर दी स्ट्राइटेड मसल, मीन बाय दे आर हैविंग द सेल्स। कैसे सेल होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, और अगर सिलिंड्रिकल सेल है तो स्केलेटल मसल को अगर आप नजर दौड़ाकर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो स्केलेटल मसल की खासियत है मल्टी न्यूक्लिएटेड होना। लेकिन इसके अलावा आपको इस मसल के इनसाइड में नजर आएंगे, दैट इज एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट। याद करके चलिएगा, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट आपको नजर आएंगे। अब एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट स्केलेटल मसल में भी नजर आएंगे और कार्डिक मसल में भी नजर आएंगे। फिर अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि स्केलेटल मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और कार्डिक मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन की जो क्वांटिटी है वो स्केलेटल मसल के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। सेकंड, एक और चीज हमें समझ आती है कि कार्डिक मसल में आपके पास में, यहां देखिएगा, हमने जब न्यूक्लियस बनाया था स्केलेटल मसल में तो क्वांटिटी आपके पास एक ही सेल में बहुत ज्यादा बना दी है, मीन बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके पास में स्केलेटल मसल होती है। लेकिन अगर हम कार्डिक मसल को देखेंगे, इवन दो उसमें एक्टिन और मायोसिन का फिलामेंट है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास सिंगल ही न्यूक्लियस एक सेल में नजर आता है। अब मान के चलिए अगर मुझे वो चीज बनानी हो तो मैंने कैसे बनानी है, ठीक है। समझ लीजिए कि आपके पास में ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का सेल आ गया। अब सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ये चीज समझ आती है। लेकिन आपके पास इसी तरह के बहुत सारे सिलिंड्रिकल सेल जो हैं कार्डिक मसल में, वो इंटरकनेक्टेड आपको नजर आ रहे हैं। तो आपके पास मान लीजिए यहां पर एक तरह से इंटरकनेक्शन है इन आपके पास सिलिंड्रिकल सेल्स का। पर यहां ध्यान दीजिएगा, जब ये इंटरकनेक्शन नजर आएगा तो वहां पर नजर आएंगे आपको इंटरकलेटेड डिस्क। डिस्क का मतलब क्या होता है, कुछ आपके पास में सेमी सर्कुलर एंटिटी, ये कुछ इस तरह से। अब देखिए, ये इंटरकलेटेड डिस्क मदद क्या करती है, मदद क्या कर रही है, हमें ये मालूम है कि
इस पर्टिकुलर मसल के इनसाइड में हमें एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट नजर आएंगे। तो हमने बना दिए जी, हो सकता है नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये सिंगल न्यूक्लियस है। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड कलर का कॉलम बन रहा है, ये कॉलम आपके पास बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पर एक कॉलम और लगा देता हूं, ऐसे लगा दिया, और बीच में अब मैं इंटरकैलेटेड डिस्क बनाता हूं। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगने वाला है कि सिलिंड्रिकल कॉलम लगातार बढ़ रहा है। लग रहा है ऐसा? हाँ या ना? आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से एक सिलिंड्रिकल सेल दूसरे सिलिंड्रिकल सेल से ज्वाइन तो कर रहा था, लेकिन ये जो सिलिंड्रिकल कॉलम है इसकी लगातार लंबाई क्या कर रही है? बढ़ रही है। Yes, sir. तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर मैं ये कहूं कि ये एक सिलिंड्रिकल सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए जाता है, तो ये सिंगल सेल नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए, पूरा का पूरा ये सेल, क्योंकि ये तो आपके पास एक सिंगल यूनिट बन गई। पहले हमें ये लग रहा था 1 2 3 एंड 4 आपके पास यूनिट है, लेकिन अब आपके पास क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क बीच में नेचर ने प्लेस कर दी है, इसी वजह से जो आपके पास मल्टी सेलुलर एंटिटी थी वो आपको यूनिसेलुलर नजर आना शुरू हो गई है। इसीलिए अगर एक सेल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पूरा का पूरा ये बंच ऑफ सेल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसी वजह से आपके पास हर्ट के इनसाइड में अगर आप ध्यान देंगे तो हर्ट पूरा का पूरा एज सच में कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरा का पूरा एज सच रिलैक्स करता है। उसका कारण है ये इंटरकैलेटेड डिस्क का होना। याद करके चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है ये तो आपके पास जो रिलेशन है ये कभी भी आपके पास स्मूथ मसल से है ही नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है। चलिए चौथी वाली भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बताई थी, अगर आपको याद रही हो, मुझे नहीं मालूम आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है। देखिए हमने जब ब्लड वेसल्स के बारे में डील किया था तो मान लेते हैं ये एक ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की हमने वॉल्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, ये वॉल्स थी मानते हैं, और ये बीच में आपके पास आ गया ल्यूमन, ये इंटरनल आपके पास स्पेस, दिस इज अ ल्यूमन। फिर हमने एक वर्ड कहा था, हमने कहा था ये जो आपके पास इंटरनल लेयर है ये एक वेवी नेचर आपको बताती है। आउटर वाली लेयर का नाम हमने लिखा था दैट इज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाली का नाम लिखा था ट्यूनिका मीडिया, और इंटरनल वाली का नाम लिखा था दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, आपके पास हमने एक वर्ड यूज किया था कि आपके पास ये जो ट्यूनिका इंटीमा है, यहां पर जो ये वेवी नेचर वाली लेयर नजर आती है इसको एंडोथीलियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। अब एक बात ध्यान होनी चाहिए आपको, हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल में हमेशा दो तरह की चीजें हमें नजर आती हैं होती हुई। अब वो क्या चीजें नजर आती हैं? दो। एक है आपके पास वेसोडाइलेटेशन और दूसरा है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इससे क्या समझे? वेसोडाइलेटेशन का मतलब हुआ कि ब्लड वेसल का डायामीटर आपके पास इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं अगर ब्लड वेसल का डायामीटर इंक्रीज होना है तो ब्लड वेसल का डायामीटर कब इंक्रीज होगा? जब इंटरनल ल्यूमेन का डायामीटर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इंटरनल ल्यूमेन का डायामीटर कब इंक्रीज होगा? जब आपके पास इस पर्टिकुलर जोन में, मान लीजिए मैं ये बना देता हूं, तो इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पर अगर प्रेशर लग रहा हो तो आपके पास में स्ट्रेचेबिलिटी आएगी। स्ट्रेचेबिलिटी कुछ इसी तरह से, स्ट्रेचेबिलिटी आने की वजह से ब्लड वेसल का डायामीटर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो आएगा क्यों? उसका कारण है, कारण ये है कि एंडोथीलियम को अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो एंडोथीलियम में आपको एक फ्लैटन्ड टाइप के सेल्स नजर आते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यहां पर मौजूद होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में हमें मालूम है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है ये भी,
सेल्स आपके पास फ्लैटेंड है। लेकिन ध्यान दो, ट्यूनिका इंटीमा अगर मान लो ये रिजिड होती, ट्यूनिका इंटीमा मान लेते हैं अगर रिजिड होती, तो आपके पास में ये एंडोथीलियम जाकर इस पर्टिकुलरली ट्यूनिका इंटीमा से टकरा जाता और आपके पास स्ट्रेचेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती। तो स्ट्रेचेबिलिटी तो रिस्ट्रिक्ट करनी नहीं है, और स्ट्रेचेबिलिटी को अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है तो नेचर को ये जो ब्लड वेसल की वॉल है इनमें आपको स्मूथ मसल देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ मसल की भी एक खासियत थी, हमने कहा था वहां पर भी जो सेल है वो कंप्रेस्ड ही नजर आ रहे हैं। उसका मतलब है थिकनेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, पतला पड़ चुकी है वो चीज, इसीलिए स्ट्रेचेबिलिटी कराना ज्यादा आसान होगा नेचर को। तो लास्ट जो आपके पास ऑप्शन थी, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ये भी आपके पास करेक्ट है। तो सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास यहां स्मूथ मसल से रिलेटेड, दैट इज द सी ऑप्शन। समझ आया कि मैंने क्या कहा या नहीं कहा? यस सर। हाँ जी, कोई इसमें एक दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। देखिए यहां पर वही चीज लिखी है, मैंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, आपको यहां देखने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। देखिए पढ़ के देखिए एक बार, ये नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज of the substances across a tissue and facilitation of a communication between neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। फिर से समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन, देखिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों आना मैंडेटरी रहता है अगर आपको बेटर आपको आंसर करने। फिर से समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूं 2 बार रीड डाउन करिए, तो मैं भी 2 बार रीड डाउन करता हूं। देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब दूसरा ऑप्शन देख लें एक बार। ऑप्शन है, पहली ऑप्शन गैप जंक्शन एंड एडियरिंग जंक्शन है, सेकंड है टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन, थर्ड ऑप्शन है एडियरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अडियरिंग एंड गैप जंक्शन। तो आप थोड़ा सा समय भी ले सकते हैं आंसर बताने की, कृपा करेंगे। फिर सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, बी बी सर ऑप्शन बी। बी सर। ऑप्शन बी बीटा। Yes, sir. ओके, सबके देख लेते हैं आंसर क्या बताते हैं। उसके बाद मैं बताता हूं एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, जल्दी जल्दी से प्लीज। चलिए, शायद नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं बताता हूं। देखिएगा, पहले तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या पता होना चाहिए, ये जो सेल जंक्शन के बारे में लिखा गया है। देखिए जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है, मान लेते हैं हम एक रास्ते पर जा रहे हैं, तो रास्ते पर जाने के बाद में मान लेते हैं एक चौक आ जाता है, ठीक है। अब इस चौक से आप या तो लेफ्ट साइड जा सकते हैं या तो राइट साइड भी जा सकते हैं, या आप स्ट्रेट भी मूव कर सकते हैं। तीनों के तीनों चीजें आप यहां पर देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसको जंक्शन ही कहा जाता है। दिस इज अ जंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर भी ध्यान दो, वर्ड क्या लिखा गया है, आपके पास में सेल जंक्शन के बारे में बात की गई है, ऐसे सेल जंक्शन जो आपके पास में लीकेज अक्रॉस द पर्टिकुलर टिश्यू आपके पास रोक दें, और सेकंड आपके पास में वही सेल जंक्शन आपके पास कम्युनिकेशन करवाने में मदद करें एक पर्टिकुलर टिश्यूज के इनसाइड के अंदर, जहां पर उनका काम होना चाहिए आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट करना। तो पहला क्वेश्चन तो यहां पर अराइज ये होता है कि ये बताइए कि आपके पास टिश्यू क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या है। तो देखिए टिश्यू क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है, ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल विच इज हैविंग, देखिएगा स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई है, विच इज हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन
एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे समझिए, अगर एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन करने का तरीका ये है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सेल का क्लस्टर है, मान लेते हैं मैंने ये क्लस्टर बना दिया आपके लिए, ये बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ आपको यहां पर ज्वाइंट नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं? ज्वाइंट नजर आ रहे हैं। देखो मान लेते हैं यहां पर न्यूक्लियस बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ एक जगह पर इंटरकनेक्शन शो कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये यहां पर देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर ये, लेकिन इसी सेल को अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस सेल का ये सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां इंटरसेक्शन। तो देखिए मल्टी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपके पास एक सेल के द्वारा दूसरे सेल के साथ में आपको शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये सेल हो सकता है इस सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, तो मैंने ये सेल नंबर 1 लिख दिया। मान लेते हैं इस वाले सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सेल नंबर 2 हो गया, ये सेल नंबर 3 हो गया। तो एक सेल ने आपके पास इस भी सेल के साथ कम्युनिकेशन शो कर ली, इसके साथ भी शो कर ली, इसके साथ भी शो कर ली। तो मान लेते मैं अब उस पर्टिकुलर सेल्स को बनाता हूं। मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल ने इस वाले सेल के साथ कम्युनिकेशन, इस वाले सेल के साथ कम्युनिकेशन और इस वाले सेल के साथ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये मान लीजिए वो हमने सेल बताया जिस सेल ने तीनों सेल के साथ कॉम्युनिकेट, 1 2 एंड 3। अब जरा ध्यान दो, हो सकता है इस सेल के द्वारा इंफॉर्मेशन इसको भेजी जाए, हो सकता है इसके द्वारा यहां भेजी जाए या यहां भेजी जाए। तो इंफॉर्मेशन भेजने का भी तो एक चैनल होगा, तो बिना चैनल के तो काम नहीं हो सकता है। तो क्या किया, इस सेल में और इस सेल के बीच में आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्पेसिस आ गए। ठीक है, मान लेते हैं इस सेल से आपके पास कुछ सब्सटेंसेस को या कुछ आयंस को आपके पास इस सेल से इस पर्टिकुलर सेल में ट्रांसफर करना था। ठीक है, नेचर ने। तो ट्रांसफर कैसे करेगी, क्योंकि स्पेस तो चाहिए, बिना स्पेस के तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है। तो इन स्पेसिस का नाम आपके पास गैप जंक्शन है। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर दी गैप जंक्शन। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं आपके पास में दो पर्टिकुलर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा जो सेल मेम्ब्रेन में आपको दो सेल की सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मोडेस्माटा है, ये ध्यान रखिएगा। एक सेल का प्लाज्मोडेस्माटा दूसरे सेल का प्लाज्मोडेस्माटा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन शो करेगा। तो आपके पास इस सेल में मौजूद जो आपके पास बेसिकली आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस सेल से ट्रांसफर होकर इस सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो चला गया। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेल ये चाहे कि इस सेल में वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो वो भी करवाया जा सकता है। करवाने के लिए क्या करना होगा, इस जगह की ओर को आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर हिंड्रेंस लगाने पड़ेगी। मीन बाय प्लाज्मोडेस्माटा को नेचर के द्वारा क्लोज करना जरूरी होगा। अगर वो क्लोज नहीं किया गया तो आपके पास ट्रांसफर इस सेल से इस सेल में भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा। अब उसको ना करने के लिए नेचर के द्वारा अगर मान लीजिए इन गैप जंक्शंस को भर दिया जाए, मान लो ये गैप जंक्शन थे ना प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा जो कनेक्शन शो कर, मान लो ये भर दिया जाए तो आपके पास में एक तरह से मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर अब इस सेल के द्वारा इस सेल में तो नहीं हो पाएगी। तो बीच में एक तरह से हमने क्या किया, जो स्पेसेस खाली थे प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से उसके इनसाइड में कुछ चीजें भर दी। तो भरने के लिए हमने सीमेंटिंग मटेरियल का यूज किया। सीमेंट का तो मतलब पर्पस पता ही होगा, आप क्या करते हैं जहां पर भी होल्स होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सीमेंट आपके पास डाल देते हैं ताकि वो स्पेस फिल हो जाए। तो सेम यहां पर भी किया नेचर ने, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल्स को आपके पास इस पर्टिकुलर स्पेसिस के अंदर डाल दिया और आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास ट्रांसफर रुक जाएगा। इन पर्टिकुलर आप जंक्शंस को कहते हैं एडहियरिंग जंक्शन है। अब एक बात आती है सेकंड, एक और थर्ड है आपके पास में जिसको कहा जाता है टाइट जंक्शन। अब यहां पर एक ध्यान दो, मान लीजिए आपके पास में मेरे पास एक सेल है। अब एक सेल है, मान लेते हैं इस सेल का जितना सरफेस एरिया उतने ही सेल का सरफेस एरिया, और ये पूरी तरह से एक तरह से चिपक गया। चिपकने का मतलब क्या हुआ, आपकी इस सेल की मेम्ब्रेन और इस सेल की मेम्ब्रेन दोनों की दोनों फ्यूज हो गई। अब आपको एक ही मेम्ब्रेन नजर आ रही। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर पहले कहा था जब कार्डियक मसल के बारे में हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था, हमें लग रहा था
कि जो सिलिंड्रिकल सेल है उसका कॉलम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीच में आपके पास इंटरकलेटेड डिस्क आ गए थे। तो ये इंटरकलेटेड जो डिस्क हैं आपके पास, ये कुछ तरह के आपके पास टाइट जंक्शन है, जो एक सेल को दूसरे सेल से पूरी तरह से चिपकाने में मदद करते हैं। तो टाइट जंक्शंस के थ्रू भी आपके पास कभी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब फिर से वापस को क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा गया था उन सेल जंक्शंस के बारे में बताइए जो आपके पास टिश्यू के अंदर लीकेज को आपके पास में या सब्सटेंसेस को अक्रॉस टिश्यू नहीं जाने देते हैं, और दूसरा फैसिलिटेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने की आपके पास दो सेल्स के बीच में, उनके द्वारा आपके पास रैपिड आयन और मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए पहली लाइन में आपके पास पूछा है कि वो आपके पास कौन सा सेल जंक्शन होगा जो लीकेज को स्टॉप करेगा, तो हमने अभी अभी बताया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन आपके पास स्टॉप कर देगा। तो मान लीजिए टाइट जंक्शन यहां है, यहां तो है ही नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। देखिए मैंने पहले कह दिया, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको उसी हिसाब से आंसर करना है, क्योंकि पहली लाइन में आपके पास लिखा है लीकेज आपको स्टॉप करवानी है। तो लीकेज कब स्टॉप होगी, जब टाइट जंक्शन आपके पास प्रेजेंट। तो देखिए पहली स्टेटमेंट की पहली लाइन का आंसर यहां है। अगर मान लीजिए आपके पास, आप सोचे कि मान लो गैप जंक्शन यहां कर देता, तो गैप जंक्शन नहीं हो सकता है, यहां पे टाइट जंक्शन यहीं पर रहेगा, क्योंकि पहली लाइन के अंदर स्टॉपेज ऑफ लीकेज के बारे में पूछा है, और दूसरी लाइन के अंदर पूछा हुआ है वो सेल जंक्शन बताइए जो कम्युनिकेशन में या ट्रांसफर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स में आपकी मदद कर सकता है। तो दीज आर दी गैप जंक्शन। समझ आया जी ये आंसर किस तरह से किया हमने, कोई इसमें दिक्कत हो? यस सर। बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गया हो तो और बढ़िया है। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन की ओर को डील करेंगे। बहुत आसान है, चलिएगा पढ़िएगा क्वेश्चन को। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। देखिए नीट 2021 में पूछा गया था, और आप रिकॉल करिए जब हम पीछे के चैप्टर्स को डील किए हैं, हमने ये सारी चीजें आपके साथ डील कर रखी हैं पहले, और वहां पर भी बताया सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी। यस सर, ऑप्शन सी। हाँ जी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ अ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन दी। तो बिल्कुल सही बात है जी। पीसीटी के अंदर हमने कहा था कि आपके पास ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, वर्ड यूज किया था हमने। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, याद है हमने कहा था कि आपके पास में पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है पहले। तो मान लीजिए क्यूबॉइडल सेल मैंने बना दिए, अगर इन सेल के सरफेस के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक सेल्स लग जाएं, तो ये स्मॉल ब्रिसल लाइक है, तो आपने इनको कहा था दीज आर दी माइक्रोविलाई। इसको क्या कह दिया था, माइक्रोविलाई। अब जिस पर्टिकुलरली क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई लग जाते हैं, तो वहां वर्ड यूज किया जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पीसीटी में आपको बहुत कॉमनली ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आती है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही बड़ा स्टार मार्क क्वेश्चन है, और ये बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में पक्का पूछेंगे, आप ऐसा ना सोचें कि नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। अब देखिए और भी ऑप्शन है, तो इंफॉर्मेशन देखिए हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम आंसर करेंगे, ठीक है, हमारा पर्पस ये है कि हमें इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है सारी चीजों की। चलिएगा और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है आपके पास में लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। देखिए अब एक बात बता दूं, जितने भी जीआईटी के ऑर्गन होते हैं, जितने भी जीआईटी के ऑर्गन होते हैं, उनमें आपके पास सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होती है, ये याद ही कर लो। ठीक है, तो देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टीन वर्ड आया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में, तो आपके पास इंटेस्टीन की जो लाइनिंग होगी उसकी एपिथेलियम सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। यहां क्वेश्चन में था कि वॉइडल एपिथेलियम, मीन भाई ये तो निगलेक्ट हो गया। सेकंड देखिएगा, डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। देखिए थोड़ा सा ना एक बात ध्यान रखते चलिएगा, जब हम वर्ड ये यूज करेंगे कि हम किसी भी ग्लैंड की डक्ट के बारे में बात करेंगे, तो ग्लैंड की जो डक्ट होती है मेनली, उनमें आपके पास जो एपिथेलियम है वो हमेशा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ध्यान देख के चलना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। लेकिन क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये पूछ रखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविलाई,
लेकिन अगर आप डक्ट्स को देखेंगे तो सिर्फ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है विदाउट द माइक्रोविलाई, विदाउट माइक्रोविलाई, इसीलिए आपके पास ये ऑप्शन वैलिड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा, तीसरी तो मैंने बता दी, वैसे तो ये आंसर ही है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं, दैट इज द स्टॉचियन ट्यूब। अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉचियन ट्यूब आपके पास क्या काम करती है? इसका काम होता है आपके पास मिडल ईयर को कनेक्ट करना टू दी ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ऐसा समझ लीजिए, आपके पास मिडल ईयर से एक कनाल आती है, वो कनाल की ओपनिंग जो है वो फेरिंग्स में नजर आती है, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्यूब ही है, ठीक है। इसने काम क्या किया? मिडल ईयर को आपके पास कनेक्ट कर दिया है आपके पास फेरिंग्स के साथ में। अब एक बात ध्यान दीजिए, नेचर के द्वारा स्टॉचियन ट्यूब की क्यों मदद ली गई है कि मिडल ईयर को आपके पास फेरिंग से कनेक्ट करना है? देखिए, जो मिडल ईयर है वहां पर आपके पास एंट्रैपमेंट ऑफ एयर होती है। तो अब देखिए, जब भी हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको बहुत बार ईयर पेन हो जाती है, या ऐसा लगेगा कि बबलिंग हो रही है ईयर के अंदर, या सुनाई देना आपको कम हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? पार्शियल प्रेशर जो आपके पास हवा का है या ऑक्सीजन का है, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर को जाते जाते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन क्या आपके पास में मिडल ईयर का प्रेशर डिक्रीज हुआ? वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन कंपैरिजन अगर करेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि हायर आपके पास प्रेशर जो है वो ईयर के अंदर हो गया, और हायर एल्टीट्यूड पे जाकर उसी हवा का प्रेशर आपके रिड्यूस होगा। इसीलिए आपके पास जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर को जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके ईयर के अंदर कहीं ना कहीं बबलिंग या पेन होना शुरू। अब उस पेन को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, तरीका ये है कि स्टॉचियन ट्यूब से जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है वो आपके पास यहां से कहीं ना कहीं ओरोफेरिंग्स में चली जाए, ताकि आपके पास में एक तरह से आपको फील होगा कि कान आपके खुल गए हैं, आपको नॉर्मली सुनाई देना शुरू है। ये बहुत बार लोग फील करते हैं कि जैसे जैसे वो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो भी यही चीज हो रही होती है, और जब वो लोअर एल्टीट्यूड हायर से आ रहे होते हैं तो भी सेम ही चीज हो रही होती है। क्योंकि जब आप नीचे की ओर को आएंगे तो धीरे धीरे कर कर प्रेशर आपके पास बढ़ रहा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, और कान के अंदर तो वो कम हो रहा होगा। तो ये चीज ध्यान करके चलिएगा कि जहां पर इंबैलेंस हो जाता है वहां पर ये आपके पास स्टॉचियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ सकती है। अब एक बात ध्यान देनी है, क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था कि आपके पास यहां लिखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई। तो क्या आपके पास स्टॉचियन ट्यूब में वो चीज होती है? तो आंसर मिलता है नो। स्टॉचियन ट्यूब में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं होती है, वहां पर है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप टुवर्ड्स दी फेरिंग्स पहुंचते हैं तो वहां पर एपिथेलियम थोड़ा सा वेरिएट हो जाती है, और वो मिलना शुरू हो जाती है सूडोस्ट्रेटिफाइड। सूडोस्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है दिस इज अ फॉल्स एपिथेलियम। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं डील करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी क्वेश्चन हमारे पास और भी डील करने के लिए। तो ये समझ आया जी कि ये सारे के सारे ऑप्शन हमने किस तरह से वेरीफाई किए कि ये सही है या गलत है? यस सर। चलिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम। गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। अब देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर डिस्कस किया था? डिस्कशन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम गॉबलेट सेल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो वहां पर हमने क्या कहा था? गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस की फॉर्मेशन करना, और ये म्यूकस आपके पास बहुत सारे फंक्शन हमें कर देता है। चलिए वहां से तो हम रिलेट नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, गॉबलेट सेल जो एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं वो आपके पास किस चीज की मॉडिफिकेशन है? तो यहां देखिए बहुत सारी ऑप्शन है। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की मॉडिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है कॉलुमनर एपिथेलियल सेल की मॉडिफिकेशन, थर्ड है कॉन्ड्रोसाइट की मॉडिफिकेशन, फोर्थ है कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन। एक बात ध्यान दीजिएगा, म्यूकस जो है वो आपके पास एक तरह से विस्कस फ्लूइड है। अब मान लेते हैं अगर हमें ये मालूम है कि गॉबलेट सेल जो हैं वो म्यूकस की प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको किसी ऐसे ही सेल के साथ अटैच करना पड़ेगा जिस सेल का साइटोप्लाज्म ज्यादा हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। लॉजिक तो यही है। अब मान लेते हैं तीन तरह के आपके पास नॉर्मली सिंपल एपिथेलियम होते हैं। सिंपल स्क्वेमस, सेकंड है आपके पास मान लेते हैं सिंपल क्यूबॉइडल, ये मान लो सिंपल क्यूबॉइडल बना दिया मैंने, और तीसरा होता है आपके पास सिंपल कॉल्यूमिनर। ऐसे
अब ये बताओ कि आपके पास तीनों में से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसका ज्यादा है? कॉलमनर। कॉलमनर इस नॉर्मली साइज ज्यादा हो गया तो इसमें साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, तो ये साइटोप्लाज्मिक एनरिच्ड एपिथेलियम है, साइटोप्लाज्मिक एनरिच्ड एपिथेलियम है। लॉजिक समझ आया? अब अगर मान लीजिए गॉबलेट सेल इसके साथ अटैच हो जाए, कुछ इस तरह से अगर अटैच हो जाए, तो आपके पास गॉबलेट सेल किसकी मॉडिफिकेशन नजर आएगा? कॉलमनर। बिल्कुल। तो आपके पास ऑप्शन यहां अवेलेबल है क्या या नहीं है? देखो एक बार। बी ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, बहुत आसानी से आपके पास में सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि देखिए सिंपल लॉजिक है कि गॉबलेट सेल का फंक्शन है म्यूकस की फॉर्मेशन करना। म्यूकस तो तभी ज्यादा सिक्रीट कर पाएगा जब वो ऐसे किसी एपिथेलियम या सेल के साथ अटैच हो जिसमें साइटोप्लाज्म ही ज्यादा होगा। तो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म होती है, इसीलिए गॉबलेट सेल जो है वो आपके पास इसी की ही मॉडिफिकेशन माना जाता है। तो ये रहा जी इसका आंसर। तो समझ आया जी ये भी कि किस तरह से आंसर किया है? यस सर। ये देख सकते हैं, यहां देखिए ये गॉबलेट सेल्स है, ये आपके पास क्या है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर सेल्स है, उनकी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ज्यादा नहीं जरूरी है, मैंने समझा तो फिर भी दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, the ciliated epithelial cells are required to move particles और mucus in a specific direction। फिर से देखिएगा, इसी म्यूकस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in। देखिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, एक बार आंसर सोच किएगा, आपको आंसर मिलेगा। फर्स्ट है स्टॉचियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, bronchioles and fallopian tube. Third is the bile duct and bronchioles, and fourth is the fallopian tube and pancreatic duct. ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन बी ऑप्शन। Yes, sir. देखिए B पहले option. एक बार देखिए हमेशा जब आंसर करें तो हमेशा आंसर्स के बारे में पहले क्वेश्चन से रिलेट करिए। ठीक है, देखिए पहली लाइन जो लिखी गई थी उसको रिलेट करिए पहले। देखिए दी सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बात किया है। ठीक है, अब सीलिएटेड एपिथेलियम तो सिंपल क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया लगा दो तो भी वो सीलिएटेड क्यूबॉइडल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉल्यूमिनर सेल के सरफेस पर सीलिया लगा दिए तो वो आपके पास में कॉल्यूमिनर हो जाएगा लेकिन सीलिएटेड होगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि पहले एपिथेलियम अगर पता है तो आंसर हो जाएगा, अगर एपिथेलियम पता नहीं है तो फिर आंसर नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करो। डी है सर, डी ऑप्शन। चलिए देखो, ऑस्टेचियन ट्यूब अभी अभी हमने देखा था, देखा ना? ऑस्टेचियन ट्यूब में एपिथेलियम कौन सी थी? इस ऑस्टेचियन ट्यूब में अभी अभी मैंने बताया कि एपिथेलियम कौन सी है? So simple columnar. सिंपल कॉल्यूमिनर। सिंपल लॉजिक है, तो मैंने वहां तक कोई सीलिया तो नहीं लगाए, अदरवाइज तो मैं सीलिएटेड बोल देता। Yes, sir. तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्लियर है जी? अब चले दूसरे देखते हैं, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। चलो आपने कहा कि ये आंसर है इसका, लेकिन क्यों आंसर है उसको जरा समझिए। देखिए अगर आप ब्रोंकियोल को देखेंगे तो मान लेते हैं आपके पास ये लंग है, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया विल बाइफरकेट इनटू ब्रोंकाई एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ऐसा ही होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कुछ इसी तरह के ब्रोंक्यूल आपको बनते हुए नजर आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हवा जो है वो ट्रेवल करते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचनी है नॉर्मली। अब अगर मान लेते हैं कि अगर नेचर के द्वारा इस पर्टिकुलर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में आपके पास सीलिया लगा दिए, अब सीलिया लगाने से क्या चीज होगी? देखा ध्यान से, मान लेते हैं यहां ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर आपके गॉबलेट सेल मौजूद है, क्योंकि म्यूकस तो वही फॉर्म करेगा और तो कोई फॉर्म कर नहीं सकता है। तो गॉबलेट सेल ने आपको मान लेते हैं म्यूकस फॉर्म कर दिया। अब अगर म्यूकस को फॉर्म कर देगा तो अगर मान लो नेचर के द्वारा सीलिया के द्वारा वो म्यूकस इस एल्वियोलाई की तरफ को पुश कर दिया जाए तो क्या होगा?
समझे? देखो श्रिंक कर जाएंगे। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में म्यूकस की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमें समझ आ रहा है। गॉबलेट सेल यहां मौजूद है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये भी हमें समझ आ रहा है। लेकिन मान लेते हैं अगर आपके पास सीलिया की मूवमेंट कुछ इस तरह से हो जाए कि आपके पास वो सारा म्यूकस इस एल्वियोलाई के अंदर आपके पास भर जाए, तो क्या दिक्कत आएगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। यस सर। क्योंकि पानी भर गया एक तरह से, और पानी में आपके पास ऑक्सीजन जो है वो घुल गई, तो वो आपके पास कहीं ना कहीं टिश्यू को आपके पास अवेलेबल नहीं कराई जा सकती क्योंकि वो पानी में घुल गई है। तो अगर मान लीजिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास में सीलिया की मूवमेंट हो जाए, तो आपका म्यूकस बाहर चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या लिखा था? द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वर्ड है, वर्ड क्या लिखा था? किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो क्या ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है? है, क्योंकि आपके पास नेचर ने एल्वियोलाई की तरफ को तो मूवमेंट कराई ही नहीं सीलिया से। यस सर। अब दूसरी चीज, सेकंड मान लेते हैं ये फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहा है। अब जरा देखो, फैलोपियन ट्यूब की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? आपका जब ओवरी से ओवम सिक्रीट होती है तो वो हमेशा आपके पास में इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से आपके पास एम्पुला, फिर इस्थेमस, और फिर यूट्राइन पार्ट की ओर को जाता है। फिर वो आता है आपके पास यूट्रस में, यूट्रस से जाता है सर्विक्स में, और सर्विक्स से आपके पास वेजाइना के थ्रू बॉडी से सिक्रीट हो जाता है। ऐसा ही होता है? यस सर। क्या इसके उल्टी डायरेक्शन में मूव हुआ कभी ओवम? नॉट कि मान लीजिए यूट्राइन पार्ट पर आ गया और उसके बाद वापस से वो ओवम जो है वो ओवरी में चला जाए, क्या ऐसा होता है कभी? नो सर। नहीं। तो फिर से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर को नेचर के द्वारा उस ओवम को पुश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलरली द सीलिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि सीलिएटेड एपिथेलियम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में हम ये कहें कि ब्रोंकियोल का आपके पास में सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो आपके पास क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलुमिनर होगा, ये कुछ भी हो सकता है। हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ सीलिएटेड एपिथेलियम वर्ड था। मीन बाय हमें यहां पर यह ढूंढना था सिर्फ ऐसे सेल ऐसे हों जिनके सरफेस के ऊपर सीलिया लगे, चाहे वो क्यूबॉइडल है चाहे वो कॉलुमिनर है। ब्रोंकियोल को अगर आप देखेंगे तो ब्रोंकियोल में मेनली आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आता है विद सीलिया। लेकिन अगर आप फैलोपियन ट्यूब को देखेंगे तो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम नजर आती है। वेरिएशन ऑफ एपिथेलियम है लेकिन सीलिया लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आंसर नंबर सेकंड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ये ध्यान करके चलना। चलेगा, एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं। चलो जी, ये तो मैंने अभी भी बताया है। स्मूथ मसल के बारे में मैंने अभी अभी पढ़ाया। आंसर बताइएगा जरा सा कि स्मूथ मसल्स आर कैसी होती हैं? सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए। इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री। तो देखिए स्मूथ मसल वॉलेंट्री तो होती ही नहीं है, ये तो हमने पहले कह दिया कि वॉलेंट्री ये मसल है ही नहीं है। तो मीन बाय ये वाली ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गई, ये वाली ऑप्शन भी गलत और ये वाली ऑप्शन भी गलत। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। अब देखो, कुछ नहीं भी आता हो तो हमें ये मालूम था कि हमने ये कहा था कि जो स्केलेटल मसल है और जो आपकी कार्डिक मसल है सिर्फ वही सिलिंड्रिकल है। तो आपके ऑप्शन देखिए, यहां पर यहां सिलिंड्रिकल लिखा है और पूछा स्मूथ मसल के बारे में, मीन बाय ये ऑप्शन भी गलत, एक ही बच गई। यस सर। इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म, नॉन। अब वर्ड है फ्यूजिफॉर्म का मतलब, फ्यूजिफॉर्म शेप तो देखी होगी आपके पास में, कुछ इस तरह की होती है, ऐसे ही होती है, पॉइंटेड एंड्स हैं, सेंटर में थोड़ी सी बल्जिंग है और एक न्यूक्लियस आपको मिलता है। ठीक है, इसको स्पिंडल शेप भी कहा जाता है। इसी चीज को वर्ड क्या यूज किया जाता है, स्पिंडल शेप्ड आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं स्मूथ मसल के अंदर। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। समझ आ रहा है ना कैसे कैसे आंसर कर रहे हैं हम लोग? यस सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलेगा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Which type of tissue correctly matches with its location? ठीक है, अब आपके पास टिश्यू से क्वेश्चन पूछा है। Which type of tissue correctly matches with its location? चलिएगा, पहली ऑप्शन है एरियलर टिश्यू विद टेंडन, सेकंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड स्मूथ मसल, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। चलिएगा आंसर बताएंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऑप्शन डी। हाँ जी कोई बात नहीं, और अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो जल्दी से कर लें, नहीं तो मैं फिर आंसर बताऊंगा आपको कैसे करना है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए और कोई अटेम्प्ट करना चाहे? देखिए गलती करेंगे ना तो ही आपको याद रहेगा, मेरी बात याद करके चलिएगा, और गलतियां आज हो जाएं तो बहुत बेटर है, पेपर में हो तो गलतियां फिर कभी करेक्ट नहीं हो पाएंगी। और कोई अटेम्प्ट करेगा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करते हैं, अभी देखते हैं कौन सही कौन गलत। देखिएगा, फर्स्ट इज अ एरियोलर टिश्यू, फर्स्ट इज अ एरियोलर टिश्यू। देखिएगा अगर आपने टिश्यू को पढ़ा हो तो एरियोलर टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है? दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, और कनेक्टिव टिश्यू में भी ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, ठीक है। बट टेंडन्स आर बेसिकली नॉट द लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया, हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एरियोलर टिश्यू के सामने लिखा गया है टेंडन, तो एरियोलर टिश्यू तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन तो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये तो गलत है या नहीं है? तो पहली ऑप्शन रॉन्गली मैच्ड है। चले हमें तो करेक्ट ढूंढनी है। चलिएगा नंबर 2, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलता है टिप ऑफ द नोज में मिलता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज में मिलता है। नहीं, टिप ऑफ द नोज में आपके पास कार्टिलेज होती है। क्या मिलती है? कार्टिलेज, और वो भी कौन सी? इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज। तो मीन बाय सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गई? गलत। ये वाला भी इसका आंसर सही नहीं होगा। अब ये भी देख लेते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलती कहां है? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड माइनर कैलिसिस। अब देखिए ये तीनों के तीनों हिस्से आपके पास में यूरिनरी सिस्टम के हैं, इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लिए एक नाम और यूज किया जाता है, दैट इज यूरोथीलियम, क्योंकि ये यूरिनरी हिस्से में ही मिल रहा है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक खासियत होती है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। क्या एब्सेंट है इसमें? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कैपेबिलिटी है स्ट्रेचेबिलिटी शो करना। अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर में हमें ये मालूम है कि यूरिन जो है वो स्टोर होती है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्यों स्टोर कर पा रहा है? क्योंकि आपके पास यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर सकता है, और इसीलिए आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन को नेचर ने ट्रांजिशनल एपिथेलियम में एब्सेंट कर दिया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अगली ऑप्शन, दैट इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखिए स्टमक की अगर आप लाइनिंग देखेंगे, अगर याद हो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जीआईटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे हमेशा लाइनिंग कौन सी होगी? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अभी मैंने कहा था जब पहला क्वेश्चन डील कर रहे थे। यस सर। बिल्कुल, तो आपके पास ये तो गलत हो गया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में नहीं होगा, वहां पर कौन सा होता है? कॉल्यूमिनर। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन, स्मूथ मसल वॉल्स ऑफ इंटेस्टीन में मिलती है। स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टीन, देखिए वॉल ऑफ इंटेस्टीन वर्ड यूज किया गया। मान लेते हैं आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टीन है, मान के चल पड़ो, एपिथेलियम ने लिखा यहां पर, ठीक है। उसने क्या बोला, ये जो वॉल है इस वॉल में आपके पास स्मूथ मसल है। अब नेचर ने स्मॉल इंटेस्टीन में वॉल के इनसाइड में हमारे को स्मूथ मसल ही दी है। क्यों दी है? उसका एक कारण है। देखिए स्मूथ मसल के अंदर मायोसिन एंड एक्टिन तो है नहीं है,
तो भैया ऐसा है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टीन से जो आपके पास डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं या फूड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो होगी नहीं। क्या हो सकती है? नो सर। नहीं होगी। अब मान लेते हैं इसी स्मूथ मसल को मैं यहां बाहर बना देता हूं। ये मान लो मैंने ये स्मूथ मसल बाहर बनाई। अब हमें ये मालूम है कि आपके स्मॉल इंटेस्टीन में जो खाना है वो इसी तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर कर नीचे की ओर को जाता है। अब वो जा क्यों रहा है उसका एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है? ये जो स्मूथ मसल होती है इसमें एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपके पास में लगातार फॉर्म हो रही होती है, जो आपके पास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर को जा रही है। हमेशा कहां जा रही है? ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। वर्ड ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मूविंग इन अ स्मूथ मसल एंड दिस मूवमेंट इज बीइंग टर्म्ड एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या होती है? A wave of contraction that is occurring in a smooth muscle that is moving from upward towards downward direction. This is peristalsis. अब देखो, ऊपर से नीचे की ओर को ही खाना आता है हमेशा, नीचे से ऊपर की ओर को आपके पास खाना नहीं जाएगा। क्यों? कारण है पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। अब सोचो अगर आपके पास यही पर्टिकुलरली आपके पास पेरिस्टालिसिस अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? सारा का सारा जो आपके पास कंटेंट होगा, खाना होगा, वो तो आपके पास माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा और उसी चीज को क्या कहा जाता है? वॉमिटिंग। व्हाट इज अ वॉमिटिंग? वॉमिटिंग इज अ एंटी पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी। एंटी का मतलब अपोजिट हुआ ना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो बहुत बढ़िया, तो आंसर मिल गया जी हमें, दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दैट इज स्मूथ मसल जो है वो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में मिलेगी। चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओह बहुत बढ़िया, देखिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा है 2015 के अंदर। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन के बारे में बताइए। आपके सामने पड़ा है, बता सकते हैं? ऑप्शन डी। हाँ जी बिल्कुल। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स by connecting cytoplasm for rapid transfer of ion, small molecule and some larger molecule। अभी मैंने बता भी दिया था कि आपके पास जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, दो सेल के प्लाज्मोडेस्मेटा एक दूसरे का कनेक्ट कर जाएंगे और काम बन जाएगा, क्योंकि गैप जंक्शन बन जाएगा। चलिए चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है। हाँ पढ़ा होना चाहिए, अगर पढ़ा नहीं है फिर तो दिक्कत है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 लिखता है टेंडन जो है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने अभी अभी बताया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। देखिए आपको याद करना है, देखिए सारी चीजें ना अगर आप ऑप्शन वाइज देखकर चलें और पढ़कर चलें, मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसको कोई बच्चा क्रैक नहीं कर सकता है, 100% क्रैक होगा। आंसर एरियोलर टिश्यू एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। चलो औरों के बारे में भी अकोमोलेशन कर लेते हैं। टेंडन जो है हमने अभी कहा था ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, कहा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है? एक तो टेंडन आता है और एक लिगामेंट आती है, ठीक है? अब टेंडन क्या है? टेंडन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ कोलेजन। किसकी मॉडिफिकेशन है? दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ कोलेजन एंड लिगामेंट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ इलास्टिन या फाइब्रो इलास्टिन। क्लियर है? तो कभी कभार ऐसे भी पूछेंगे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के हिस्से क्या क्या है, तो एक आपके पास कोलेजन भी है, एक इलास्टिन भी है, क्योंकि कोलेजन की मॉडिफिकेशन से टेंडन बना और इलास्टिन की मॉडिफिकेशन से लिगामेंट बना। अब टेंडन काम क्या करता है? टेंडन का काम होता है बोन को मसल के साथ ज्वाइन करना और लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन के साथ ज्वाइन करना। याद कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, एक है बोन, दूसरी कार्टिलेज एंड तीसरा ब्लड।
ये 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। एरियोलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू आल्सो, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, वैसे ही एडिपोज टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही हिस्सा होता है। ये देखिए कार्टिलेज, ये तो गलत ही है क्योंकि कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। समझ आया जी ये किस तरह से आंसर किया हमने? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द टिप ऑफ द नोज आर एग्जांपल्स ऑफ, अभी बताया था मैंने, So D cartilage. option. किसके एग्जांपल है? टिप ऑफ द नोज में क्या मिल रहा था? Cartilage. बहुत बढ़िया जी, कार्टिलेज ही मिलेगी। और कार्टिलेज कौन सी थी? इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज, याद कर लीजिएगा, इलास्टिक कार्टिलेज है। क्लियर है जी। लिगामेंट के बारे में बता दिया मैंने, एरियोलर टिश्यू के बारे में, बोन के बारे में मैंने अभी अभी आपको बता दिया है सब चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। देखिए द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, 2011 में क्वेश्चन पूछिए। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बताइए। A. Option A. The cells lining the blood vessels belong to the category of, Smooth. Option A. देखिए पता है क्या है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने कहा है 2 बार पढ़ लो। क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऐसी गलतियां होंगी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, दीज सेल्स, अब सेल कैसे होंगे? स्मूथ मसल के, मान लेते हैं आप ये बोल रहे हो कि स्मूथ मसल टिश्यू है, ठीक है। तो स्मूथ मसल के जो सेल हैं वो सेल कैसे होते हैं? Yes, sir. Squamous. स्क्वेमस टाइप। तो क्या ये आंसर होगा? No, sir. नहीं, ये आंसर, पहला वर्ड देखिए फिर से, मैंने हमेशा कहा है कि पहले वर्ड के हिसाब से ही आंसर करना पड़ेगा। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको तो लगेगा ये आंसर होना चाहिए था, जबकि ये आंसर नहीं होगा। समझ आया कि ये आंसर क्यों है? Yes, sir. नो सर, एक बार नहीं, रिपीट कर अच्छा नहीं आया, कोई नहीं, मैं बताता हूं। ये ब्लड वेसल है, तो मैंने कहा था कि इसकी ट्यूनिका इंटीमा है, इंटरनल लेयर है। इंटरनल लेयर में आपके पास एक वेवी फॉर्म थी। ये वेवी फॉर्म किसने बनाई थी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ने। तो सेल की शेप कैसी है? स्क्वेमस टाइप। और स्क्वेमस टाइप के सेल कैसे होते हैं? फ्लैटन्ड। अब क्वेश्चन पढ़ो, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यस सर। क्योंकि जब हम स्मूथ मसल के बारे में वर्ड यूज किया करते हैं तो स्मूथ मसल में वर्ड यूज किया जाता है स्पिंडल शेप्ड या फ्यूजीफॉर्म। स्क्वेमस वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, हाँ या ना? नो। अरे जब मैंने स्मूथ मसल के बारे में पढ़ाया तो मैंने ये वर्ड यूज थोड़ी किया कि स्क्वेमस टाइप के सेल होते हैं, मैंने वर्ड यूज किया था स्पिंडल शेप्ड होते हैं या आपके पास में फ्यूजीफॉर्म शेप्ड होते हैं। यस सर। Yes, आंसर सेकंड ही रहेगा, पहला नहीं होगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, ऐसी सी गलतियां नहीं तो हो जाएंगी फिर पेपर में। चलिएगा एक और देख लेते हैं। देखिए पढ़िए एक बार, क्वेश्चन क्या है। अच्छा टाइम हो गया, ये दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट विद अ काइंड ऑफ मसल टिश्यू प्रेजेंट इन इट। ठीक है जी, ऑप्शन देखिएगा जरा आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is correct pairing of a body part with the kind of muscle tissue present in it. तो बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म में लिखा है स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, एब्डोमिनल वॉल में लिखा है वॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होते हैं, आइरिस में लिखा है इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं, हर्ड वॉल में लिखा है इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड मसल होते हैं। हमें करेक्ट पेयर बताना है। सर सी। Option C. C. चलो देखो, रूल ऑफ एक्सक्लूजन, मान लो ना कभी आंसर नहीं आता है तो पहले हमेशा पढ़िए ऑप्शंस क्या है। देखिए सबसे पहले ये लिखा है बाइसेप ऑफ द अपर आर्म, यहां लिख रहा है स्मूथ मसल है, मान लो ये बाइसेप है, ठीक है, तो ये आपके पास मस्कुलर जो मूवमेंट है क्या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है? यस सर है। मेरे कंट्रोल में, और हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं वो आपके पास जो मसल है वो तो स्केलेटल होती है, यस सर। क्योंकि स्मूथ मसल को तो हम आपके पास कंट्रोल नहीं कर सकते ना, स्केलेटल मसल को तो कंट्रोल, जैसे टंग है तो टंग इज हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, और उस मसल को अगर मेरे द्वारा कंट्रोल किया जाए तो वो वॉलंटरी एक्शन हुआ, तो ये तो स्केलेटल मसल की टाइप है। यस सर। तो यहां देखिए क्या लिखा है, बाइसेप ऑफ द अपर आर्म स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां कौन सा होगा? Skeleton. स्केलेटल। चलिए नंबर 2, एब्डोमिनल वॉल वॉलेंट्री स्मूथ मसल है। अरे भाई नहीं, कौन सी है? Involuntary. इनवॉलेंट्री। मैंने बताया ना, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनमें आपको हमेशा कौन सी मसल मिलेगी? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल कैसी होती है? इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। चलिए थर्ड देखें, आइरिस। आइरिस को लिखता है इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, आपके पास यहां मौजूद है। अब चलिए, आप बेसिकली जो आपका प्यूपिल है विच इज द सेंटर ऑफ द आई, ठीक है, तो प्यूपिल क्या होता है? आइरिस के, ऐसे समझ लो, ये आपके पास में सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी से जो एंटीरियर एक्सटेंशन आती है, फ्रंटल साइड पे जो एक्सटेंशन है वो आपके पास कनेक्ट नहीं हुई, तो बीच में आपके पास ये स्पेस आ गया, इस स्पेस को कहा जाता है प्यूपिल। और आपके पास में इसी सीलियरी बॉडी से पोस्टीरियर साइड की ओर को जो एक्सटेंशंस बनती हैं उनके द्वारा आपके पास लेंस को एक पोजीशन पर होल्ड किया जाता है, ठीक है, इनको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। ये सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी से आपके पास में एंटीरियर साइड की ओर को अराइज होने वाले जो फाइबर है ये आइरिस है, और जो पोस्टीरियर साइड पर है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। सस्पेंसरी लिगामेंट ने लेंस को अपनी पोजीशन पर होल्ड किया, आइरिस ने आपके पास में इस प्यूपिल का डायामीटर कंट्रोल करना है, कि प्यूपिल का डाया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके पास लाइट आई के अंदर पेनिट्रेट करेगी, और प्यूपिल का डायामीटर जितना कम होगा उतना आपके पास कम लाइट एंटर करेगी। लेकिन क्या आप सोचिए कि आइरिस के डायामीटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं? सॉरी, प्यूपिल के डायामीटर को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नो सर। हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आइरिस में कौन सी मसल है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मसल है स्मूथ मसल। तो आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। चलो कोई नहीं, चौथे वाला भी देख लेते हैं। हर्ट वॉल में लिख रहा है इनवॉलेंट्री मसल होती है, बिल्कुल सही बात है, इनवॉलेंट्री तो है, हमारे कंट्रोल में तो काम नहीं करता है ना हर्ट। यस सर। लेकिन दूसरा देखना, दूसरा वर्ड क्या लिख दिया साथ ही साथ में? अनस्ट्राइएटेड। जबकि मैंने आपको क्या बोला था कि कार्डिक मसल कैसी होती है? Striated. स्ट्राइएटेड। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको आंसर करते हुए जाना है। देखिए हमने, आपको लगेगा किए तो हमने सिर्फ 12 ही क्वेश्चन आज के दिन में, लेकिन टॉपिक्स हमने बहुत सारे कवर किए हैं। हाँ, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे, ये ओवर नहीं किया हमने अभी, इसको कल भी हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे ना बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो कल भी इसके साथ हम आएंगे वापस से, तब तक आप इस जो चैप्टर है इसको भी डील करिएगा। और देखिए मैंने कुछ एक चीज कर रखी है, क्योंकि माइनर और मेजर टेस्ट आपके बना रखे हैं, विशाल सर ने बोला है कि उसी हिसाब से करना है। तो
जो आपके माइनर टेस्ट में आपके एवरी पर्टिकुलर इंटरवल्स पे जो एग्जाम होने वाले हैं जिस जिस चैप्टर्स का, हम उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम बर्डन अप हो गए, यहाँ चैप्टर कोई और चला हुआ है और आपको वहां टेस्ट में कुछ और आ रहा है। तो इट विल बी फेयर इनफ। मुझे लग रहा है शायद आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। Yes, sir. No problem. Yes, sir. ओके तो चलिए, अच्छा हाँ एक बात और, देखिए मैंने विशाल सर को बोला था कि क्लास को आप बच्चे कह रहे हैं कि वो 9 बजे लेना चाहते हैं कि 7 बजे, तो उन्होंने शायद पोल कराया था, तो पोल में मैक्सिमम बच्चों ने ये कहा कि 9 बजे क्लास है, और बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर दिक्कत ये है कि 7 बजे हम इसलिए क्लास नहीं लगा सकते क्योंकि 7:30 से ऑलमोस्ट 8:30 के बीच में स्ट्रिक्टली डिनर करने के लिए बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है बच्चों के साथ, इसलिए क्लास 9 बजे ही रहेगी। हम समय को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को देखना है कि वो कब कंफर्टेबल हैं। तो क्लास विल बी एट 9 PM डेली, तो उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल अगर मान लीजिए डिनर के टाइमिंग ही चेंज कर दिए जाए, वो बात अलग है, जो कि शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो क्लासेस विल बी एट 9 PM डेली। तो चलिए आज के लिए इतना। समझ आया ना आज का? कोई दिक्कत हुई तो नहीं? Yes, sir. समझ आया. ओके तो कल मिलेंगे वापिस से। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.